Hello dear 10th. I am Mrs. Ekta God with my next one video of biology for the chapter Our Environment. In my part 1, part 2 and part 3, you can get the more content of the same chapter. So in this part, I am going to explain you about the impact of human activities as we are the part of environment, as we are the biotic factors and we are taking the help of all the abiotic factors. So what are abiotic factors? That means nature, whatever given by the nature, that is known as abiotic factors. Air, sunlight, water, soil, plants, everything we are getting from the environment. But what we are returning to the environment? We are returning to the environment the garbage and the difficult conditions. So in this video, I am going to tell you about the different impact of human activities. What are these? As these activities are biological magnification. So now we will learn what is biological magnification. Second condition is the garbage. How much garbage is creating the problem for the environment? That we will discuss in this video. And next, which kind of waste is creating the problem in the environment? So that we will discuss about it. So now let's begin with the first topic, that is biological magnification. In previous classes also you come to know about the biological magnification. बायोलॉजिकल मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी लाइफ साइकिल है या लिविंग क्रिएचर्स की साइकिल है उसमें किसी भी तरह का इंटरप्शन आता है तो उसे हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं. सो द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इंक्रीजेस विद एवरी ट्रॉपिक लेवल. दिस इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन. तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या हुआ? अब हम अपनी लाइफ में ईटेबल्स भी हम लोग खा रहे हैं जो प्लांट्स की फॉर्म में है, लेकिन हमें उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और उनको प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस यूज करने पड़ते हैं. ठीक है, और फिर हम उसको किस में मिला देते हैं? सॉइल में मिला देते हैं. तो इस तरह से जब कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस किसी भी ट्रॉपिक लेवल में इंक्रीज हो जाता है तो हम उसे बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं. अब आप कहेंगे कि किस तरह के सब्सटेंस? तो जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, वीडीसाइड्स और जो भी हम फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं केमिकल, वो सभी यदि ज्यादा मात्रा में यूज किए जाते हैं तो वो हार्मफुल सब्सटेंसेस बन जाते हैं. एज एडिशन ऑफ पेस्टिसाइड्स in one tropic level increases the concentration of pesticides another tropic level. अब देखो किसी भी एक लेवल में यदि पेस्टिसाइड्स बढ़ गए हैं, सपोज कि जिस सॉइल में हमने केमिकल्स बहुत सारे डाल दिए थे वहीं पर ही हमने कोई प्लांट ग्रो किया है तो वहां पर ऑटोमेटिकली उसमें पेस्टिसाइड्स चले जाएंगे. अब वो पेस्टिसाइड्स किसी भी फूड चेन के मेंबर के द्वारा खाए जाएंगे, चाहे वो बहुत छोटा जीव हो या बड़ा जीव हो, तो वो पेस्टिसाइड्स उसमें पहुंच जाएंगे और ऐसे ही करके एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल और तीसरे ट्रॉपिक लेवल तक ये पेस्टिसाइड्स का एक्यूमुलेशन बढ़ता चला जाएगा. जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिखाया है, वाटर है. तो वाटर में यदि किसी भी तरह की मिक्सिंग हो रही है, जैसे कि आजकल हमारी जो गंगा है, समुद्र है, सभी जगह हमने क्या किया है? जस्ट वी हैव स्टार्टेड टू थ्रो द गार्बेज इनसाइड द वाटर कि वहां तो हमें दिखाई देगा नहीं. तो उस तरह से हम क्या कर रहे हैं? उस कंडीशन में हम वाटर के अंदर जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस हैं उनको इंक्रीज करते जा रहे हैं. अब वो कौन एब्जॉर्ब कर लेंगे? प्रोड्यूसर्स, यानी वहां पर जो भी प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेंगे उनको. अब उन प्लांट्स को खाने वाले छोटे जीव क्या कहलाते हैं? जूप्लैंक्टॉन्स कहलाते हैं. अब वो पेस्टिसाइड्स जूप्लैंक्टॉन में चले जाएंगे. जूप्लैंक्टॉन्स के बाद उनको खाने वाली स्मॉल फिशेज हैं तो वहां पर ये एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा. ऐसे ही स्मॉल फिशेज गेट ईटन बाय द लार्ज फिशेज एंड लार्ज फिशेज कैन ईटन बाय द वल्चर्स. तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मैग्निफिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन होगा वो वल्चर में होगा. रीजन, धीरे धीरे ये एक्यूमुलेशन बढ़ता जा रहा है. वाटर से भी प्रोड्यूसर्स में आया और इसके अलावा जो और सराउंडिंग्स थी वहां से भी प्रोड्यूसर्स में आया. दैट इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन व्हेन वी ट्रांसफर द हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अनदर वन ट्रॉपिक लेवल. और हाईएस्ट कहाँ पर होगा? हाईएस्ट होगा जो भी सुपरलेटिव ट्रॉपिक लेवल होगा वहां पर. देख सकते हो यहाँ पर 1000 था, 1 था, 1 से 1000 हुआ
and then continuous it is increasing in the upward direction. चलो इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं. It is defined as an increase in the concentration of same harmful substances at tropic levels. तो यानी कि यदि किसी भी तरह का एक कंसंट्रेशन एक ही लेवल में बढ़ता चला जाएगा, ऐसे ही यदि हम एक ग्राउंड लेवल का एग्जाम्पल लेते हैं तो वहां की फूड चेन हम देखेंगे तो जो ग्राउंड लेवल में है वहां पर किसी भी तरह का एक्यूमुलेशन होगा किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस का. यानी कि यहाँ पर हम किसी एक हार्मफुल सब्सटेंस की बात नहीं कर सकते हैं. अलग अलग चेन के लिए अलग अलग कंडीशंस में कुछ डिफरेंट केमिकल्स हैं जो किसी भी एक्यूमुलेशन को बढ़ा सकते हैं. इसीलिए जो सबसे टॉप मोस्ट ट्रॉपिक लेवल होता है वहां पर मैक्सिमम केमिकल्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि वो जो भी हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल है वो केवल एक ही फूड चेन से नहीं ले रहा है हार्मफुल सब्सटेंसेस. इट इज टेकिंग फ्रॉम द मैनी फूड चेन्स. जैसे कि हम वल्चर को ही लें तो वल्चर विल नॉट डिपेंड ऑन द लार्ज फिशेस. ठीक है, केवल लार्ज फिशेस को ही नहीं खाएगा वो कुछ और भी खा सकता है, वो स्क्विरल भी खा सकता है, वो रैबिट भी खा सकता है. तो इसी तरह से एक ही ट्रॉपिक लेवल में कई चेन से एक्यूमुलेशन हो सकता है. Sometimes some harmful chemicals may enter into the food chain. अब मैंने जो आपको बताया कि बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स के अलावा भी जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं और जहां पर भी कोई भी काम हो रहा है तो वो उसको जो गार्बेज को ग्राउंड एरिया में भी डंप कर सकते हैं, उसको वाटर में भी डंप कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको जलाकर एयर में भी मिक्स कर सकते हैं. तो ये एक्यूमुलेशन कहीं से भी हो सकता है और किसी भी फूड चेन से हो सकता है. क्लियर? तो ये बहुत अच्छा टॉपिक होता है, आपको इसको अच्छे से ही समझना है, किसी भी एक पॉइंट को नहीं याद रखना है. Biological magnification can occur from the many sides due to the many reasons. Now, it is surprising to note that at each step, the concentration of it does not decrease like energy. Rather, it keeps on increasing at each level. And the maximum sufferer is the last organism. तो यही वाली बात मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि यहाँ पर एनर्जी की तरह कोई भी लेवल में एनर्जी कम होती चली जाती है, लेकिन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जहां पर भी है वहां पर वो कंटिन्यूअस बढ़ता चला जाएगा. मैंने बताया ना बहुत सारी फूड चेन है जो एक साथ जुड़ी हुई हैं, वो फूड वेब की तरह से काम कर रही हैं. तो यदि एक एनिमल 2-3 अलग अलग एनिमल्स को कंज्यूम करता है तो देन इट कैन रिसीव मैक्सिमम हार्मफुल कंसंट्रेशन फ्रॉम द डिफरेंट चेन्स. ठीक है, तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हमेशा लास्ट ऑर्गेनिज्म में बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा. As like in the given figure, the maximum sufferer is the eagle. अब यहाँ पर आपको एक चेन बना कर दी है, इसको आप बिल्कुल ड्रॉ करके बनाना सीखेंगे. जरूरी नहीं है कि आप ये वाले एनिमल्स बनाते हैं, जस्ट यू कैन राइट ओनली द जू प्लैंक्टॉन्स. अब वाटर में यदि एक्यूमुलेशन इतना पीपीएम है, जू प्लैंक्टॉन्स में और ज्यादा हो जाएगा, 0.04 हो गया. स्मॉल फिशेस में 0.5 पीपीएम हो जाता है, लार्ज फिश में 2 पीपीएम हो जाता है और फिश ईटिंग बर्ड्स ऑफ प्रे में 25 पीपीएम हो जाएगा. क्योंकि यहाँ से इंसेक्टिसाइड्स जो बढ़े, इनके अंदर ऑटोमेटिकली जो इंसेक्टिसाइड्स थे वो भी इसके साथ मिक्स हो गए. फिर इन्होंने इस स्मॉल फिशेस ने जू प्लैंक्टॉन्स को खाया तो इनके द्वारा जो पेस्टिसाइड्स थे वो तो इसके अंदर गए ही गए. इसके अलावा इसके अंदर जो पेस्टिसाइड्स थे वो भी इसमें चले गए, लार्ज फिशेस में चले गए. ऐसे ही ये पेस्टिसाइड्स प्लस जो लार्ज फिशेस में अपने पेस्टिसाइड्स थे वो भी किस में चले गए, वल्चर में चले गए. इस तरह जो भी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है या एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस है वो हमेशा लास्ट ट्रॉपिक लेवल में मैक्सिमम ही होगा. अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं गार्बेज डिस्पोजल. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप लोग पढ़ रहे हैं तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द गार्बेज डिस्पोजल बिकॉज गार्बेज डिस्पोजल इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम. आप यहाँ पर भी देख सकते हो, जो ये बैरन लैंड मैंने आपको दिखाई है वो मैंने इसी पर्पज से दिखाई है, क्योंकि यदि हम एनवायरमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे हमारी पूरी धरती बंजर हो जाएगी. सो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड राइज इन डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स have created a major problem in the form of waste. अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसने की है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने, क्योंकि हमारी डिमांड लगातार बढ़ती चली जा रही है. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जहां चीजें बनती हैं वहां पर वेस्ट मटेरियल भी बहुत सारा कलेक्ट होना शुरू हो जाता है. गार्बेज एक्यूमुलेशन एंड इट्स डिस्पोजल स्पेशली इन अर्बन एरिया. तो वेस्ट तो है ही, इसके अलावा गार्बेज कहीं पर भी किसी के साथ भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है
और उसको डिस्पोज करना है, और स्पेशली जहाँ पर सिटीज एरियाज है ना, जहाँ पर शहरीकरण हो चुका है, जहाँ पर लैंड ही नहीं है, वहां पर इन्हें डिस्पोज करना भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुका है। सो गार्बेज डिस्पोजल इज रिक्वायर्ड टू क्लीन द एनवायरमेंट। तो कंटिन्यूअस हमें क्या चीज करनी है, हमें अपने एनवायरमेंट को सेफ रखना है। कंटिन्यूअस वी हैव टू डिस्पोज द गार्बेज। तो हमें उसके लिए कुछ नई टेक्निक्स हमें लेनी होगी, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं। So we can use different methods to dispose garbage. As the different methods of solid waste disposal commonly used around the world are: first is open dumping, second, landfillings, third, open dumping composting, fourth, recycling, fifth is reuse. तो ये हमारे 5 मेथड्स हैं। तो आपका एक क्वेश्चन का आंसर तो आपका यही हो गया, यदि आपसे केवल मेथड्स पूछा जाए, उसको एलोबोरेट करने के लिए ना कहा जाए। सो जस्ट दीज 5 यू हैव टू लर्न फॉर दैट। अब हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ओपन डंपिंग। A conventional method in which solid waste dumped in selected areas of a town, it actually causes pollution. अब कोई भी वेस्ट है उसको हमने अपने शहर के सिलेक्टेड एरिया में डंप करना शुरू कर दिया है, तो वो कहलाती है ओपन डंपिंग। ठीक है ना। सो व्हाट डज इट मीन? एज यू कैन सी इन योर सिटीज, कि कहीं पर भी देखो हम लोग कूड़ा, किसी ने एक या दो जगह कूड़ा इकट्ठा करना शुरू किया, तो बाकी लोगों ने ये सोच लिया कि हम अपने घर का सारा कूड़ा वहीं पर ही डाल सकते हैं। सो दैट क्रिएट द प्रॉब्लम। कुछ टाइम बाद वहां पर इतना ज्यादा गार्बेज कलेक्ट हो जाता है दैट कैन लीड टू द पॉल्यूशन। तो हमें क्या नहीं करना है, जस्ट वी हैव टू बी अवे फ्रॉम द ओपन डंपिंग। यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो इतनी बड़ी सड़क है, लेकिन आधे से ज्यादा ये किससे कवर्ड है? इट इज कवर्ड विद द गार्बेज। हियर यू कैन सी दे हैव टू पास दैट रोड ओवर द गार्बेज। तो कितनी बुरी कंडीशन है। So now, what is your duty? That you should not dump the garbage in the open areas. Now, next is the landfillings. Wastes are dumped in low-living area and are compacted by rolling with bulldozers. अब जैसा कि आपको पता ही है कि कुछ जो वेस्ट धरती के अंदर दबाया जा सकता है और वहां डिकम्पोज होकर दोबारा से यूटिलाइज कर लिया जा सकता है, तो उन्हें बुलडोजर की हेल्प से बहुत डेप्थ में दबा दिया जाता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज लैंडफिलिंग्स। अब ये किस तरह से होता है? अब यहाँ पर देखो हम कैसे करते हैं इस लैंडफिलिंग को। यहाँ हमने कुछ इस तरह की लेयर्स बनाई। देखो लो परमेबल लेयर है, इसके बाद हमने प्लास्टिक लाइनर लगाया है, फिर ग्रेवल लगाए हैं, कुछ कलेक्शन पाइप्स हैं, फैब्रिक फिल्टर्स हैं, फिर ग्रेवल है और फिर प्रोटेक्शन सॉइल कवर है। तो इतना हमने काम किया है, और इन सब के ऊपर फिर हमने यहाँ पर क्या किया, हमने अलग अलग तरह का जो गार्बेज था उनको अलग अलग लेयर्स में डंप करना शुरू कर दिया, फिल करना शुरू कर दिया। अब जितने भी जो अलग अलग तरह के गार्बेज होते हैं वो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस भी प्रोवाइड करते हैं। तो हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ से हमने कुछ पाइप्स भी निकाल दिए जो अलग अलग चीजों को अलग अलग चैम्बर्स में कलेक्ट भी करेंगे। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज लैंडफिलिंग। कि एक्चुअल में हम जब हम गार्बेज को रिसाइकिल कर रहे हैं और बिना किसी ज्यादा नुकसान के, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज लैंडफिलिंग। So now this is the modern landfilling. So through this we can collect the different kinds of gases and we can reuse the garbage. Next is open dumping composting. How can we recover this problem? Organic wastes are filled into a compost pit. It is then covered with a thin layer of soil. After about 3 months, the same garbage filled inside the pit changes into organic manure. अब जो भी ओपन डंपिंग कंपोस्टिंग हो रही है उसके लिए हम क्या और कर सकते हैं, हम कुछ पिट्स बना सकते हैं जिनका मेजरमेंट लगभग ऐसा होता है कि 1 मीटर बाय 1 मीटर, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई दे रखी है आपको। और इसमें यदि हम कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट डालते रहेंगे और उसको सॉइल से कवर कर देंगे, तो 3 महीने के बाद में क्या होगा, तो जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है दैट कैन कन्वर्ट इनटू द ऑर्गेनिक मैन्योर, और वो हम अपनी फार्मिंग में यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से यदि हम अलग अलग सभी गार्बेज को कलेक्ट करते हैं तो इट्स विल बी क्वाइट इजी टू सिलेक्ट and to recycle
एवरी काइंड ऑफ गार्बेज। अब जैसे कि यहाँ पर ट्रेंच मेथड और एरिया मेथड दिखा रखा है, तो जब हम किसी भी तरह की कंपोस्ट पिट हमने बना रखी है, कंपोस्ट पिट में हमने जितना भी अलग अलग तरह का गार्बेज था उनको अलग अलग जगह पर कलेक्ट किया। उसके बाद जब हम इनको सॉइल से कवर कर देंगे तो आफ्टर 3 months, आफ्टर द 4 month, इट कैन कन्वर्ट इनटू द ऑर्गेनिक मैन्योर्स। Next is recycling. The solid waste is broken down into its constituent simpler materials. These materials are then used to make new items. Even non-biodegradable solid waste like plastic, metal can be recycled. अब रिसाइकलिंग का मतलब आप लोगों को पहले से ही पता है, जब भी हम किसी भी सॉलिड वेस्ट को उसके सिंपलर मटेरियल में चेंज करके और दोबारा से यूज कर लेते हैं, वो रिसाइकलिंग कहलाता है। अब कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं जैसे प्लास्टिक, मेटल हो गया, तो उनको भी कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद उनसे नए आइटम बनाए जा सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ हम वेस्ट रिसाइकलिंग देख सकते हैं। सपोज दिस इज द चैम्बर वेयर वी आर डिपॉजिटिंग आवर गार्बेज। तो जो भी कार्डबोर्ड है और पेपर वेस्ट है, दैट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू द पेपर। कोई भी ऐश है, दैट कैन बी कन्वर्ट इनटू द ब्रिक्स एंड कैन convert into the low cost housing. Next, waste yarn and fibers हैं, they can be utilized for the carpet underlay. Next is extrusion and backing of goods waste. तो ये जितना भी इस तरह का वेस्ट मटेरियल होगा तो उनसे प्लास्टिक टेबल्स और चेयर्स बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट इज कारपेट वेस्ट, कटआउट्स एंड रिजेक्ट्स। कारपेट में से यदि कुछ भी बचा तो उससे हम लो कॉस्ट ड्रग्स बना सकते हैं। तो दैट मीन्स दीज 3-5 थिंग्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वेरी यूजफुल थिंग्स। तो इसी तरह से हमारे पास जो भी ऐसे मटेरियल हैं जिन्हें हम आसानी से रिसाइकिल कर सकते हैं, तो वी शुड डू आवर बेस्ट कि हमें उसको रिसाइकिल ही करना चाहिए, हमें उन्हें कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। अब जैसे कि पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल्स, यदि हमने इनको अलग अलग करके इकट्ठा किया हुआ है तो इजीली हम इसको सेल कर सकते हैं। और जब हम इसको सेल करते हैं तो सेल करने के बाद में जो भी हमारे कबाड़ी वाला होते हैं वो स्पेसिफिक प्लेसेस पर इनको पहुंचाते हैं। जैसे कि जहां पर पेपर की थैले बनेंगे तो ये वहां तक जाएगा पेपर। ग्लास दोबारा से ब्रेक होकर रिसाइकिल्ड होगा तो उनके थ्रू ये वहीं तक ही जाएगा, कूड़े के ढेर में नहीं जाएगा। ऐसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स भी वहां तक जाएंगी जहां पर इनको रिसाइकिल आसानी से किया जा सकता है। सेम लाइक विद मेटल, दे विल सेल दैट मेटल टू द स्पेसिफिक शॉप्स जहां पर इन मेटल से नट, बोल्ट्स वगैरह बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना? तो आप लोगों को क्या करना है, आज से इस तरह की चीजों को कूड़े में नहीं फेंकना है और हमें इसको सेल कर देना है। और उसमें भी हमें बहुत लालच नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा हमें कॉस्ट की नहीं लगती है। So what you have to do, just you have to sell all the things those are waste for you, but you should not throw in the garbage. So let's go green together. With the recycling procedure, we can have the lots of opportunities in the life, जिससे कि हमारी इस धरती पर कम से कम तो गार्बेज कलेक्ट होगा और ज्यादा से ज्यादा रिसाइकलिंग होगी वेस्ट मटेरियल। Next is the reuse. A very simple conventional technique of using an item again and again. ठीक है? रीयूज का मतलब क्या होता है कि जिस चीज को हम बार बार यूज कर सकते हैं वो रीयूज कहलाता है। जैसे पेपर कैन बी रीयूज फॉर मेकिंग एनवेलप्स एटसेट्रा। जैम बॉटल्स होती हैं, हम उनको अपने घर में यूज कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लगातार यूज कर सकते हैं। इवन हमारी जो पॉलिथीन्स होती हैं हम उनको अपने लिए भी यूज कर सकते हैं और कलेक्ट करके हम उसको वेजिटेबल सेलर को भी दे सकते हैं। तो इस तरह से वो दोबारा से यूज हो जाएंगी। तो मैक्सिमम यदि हम इन बातों के लिए सोचते हैं तो वी कैन इंक्रीज द मैक्सिमम यूज ऑफ द यूज्ड थिंग्स एंड वी कैन प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। जैसे यहाँ पर देखो कितना अच्छा यूज दिखा रखा है। आपके बहुत बच्चों के लिए जो वाटर बॉटल्स होती हैं वेस्ट होती हैं, लेकिन यहाँ पर ये सारी वाटर बॉटल्स को यूज करके प्लांटेशन कर दिया गया है। सो दैट इज द बेस्ट यूज ऑफ द। आप देखो यहाँ पर ये कुछ प्लास्टिक मटेरियल है, अब या तो हम इन्हें सेल कर सकते हैं या हम इनको रीयूज कर सकते हैं। अब ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? नेचुरल सी बात है, दिस इज अ काइंड ऑफ वेस्ट। तो यहाँ पर ये जो वेस्ट है ये तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है क्योंकि ये सब पीलिंग है वेजिटेबल्स की और आपकी फ्रूट्स की। और यहाँ पर जितना भी आपको वेस्ट दिखाई दे रहा है ये प्लास्टिक दिखाई दे रही है और कचरा दिखाई दे रहा है, एक ऐसा वेस्ट जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। इसको देखने से हमें पता चल रहा है कि यस इट कैन बी फिनिश, बट हमें इसे देखने से लग रहा है कि ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता। तो वी आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट इन आवर सराउंडिंग्स। चलिए उनके बारे में जानते हैं।
We come across many waste things around us like garbage, kitchen waste, etc. They are simply defined as the useless or discarded materials. They may be gaseous, liquid or solid in nature. Their disposal is a big problem. अब हमारी जो किचन वेस्ट से निकल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, कुछ तो हमारी पीलिंग हो गई और किचन वेस्ट हो गया, इजीली हम उन्हें तो यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ और भी हैं जैसे गैशियस, लिक्विड और सॉलिड। गैशियस में क्या आ गया, हम कुछ स्प्रेज यूज करते हैं, हम डिटर्जेंट यूज करते हैं, सर्फ यूज करते हैं, ठीक है ना, उनसे निकलने वाली जो गैसेस हैं। इसके अलावा हम लिक्विड्स यूज करते हैं जिसमें हार्मफुल लिक्विड भी यूज करते हैं, जैसे कि हार्पिक यूज कर रहे हैं हम आजकल सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, या कुछ ऐसा सॉलिड वेस्ट जिसको हम आसानी से नहीं खत्म कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हमारी आसपास और हमारी सराउंडिंग्स के लिए एक ग्रेट प्रॉब्लम बनती जा रही हैं। अब हम इन प्रॉब्लम्स को रिमूव कैसे कर सकते हैं, उसको जानने से पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे पास वेस्ट होते कितने तरह के हैं। On the basis of degradation, they are classified in the following ways. Number one is biodegradable waste. Number two is non-biodegradable waste. ठीक है? Easily decomposed material is known as biodegradable waste. Non-biodegradable waste, those cannot decompose. Now let's see about the biodegradable waste. It is the waste that is broken down by biological processes like by the saprophytes. Example, kitchen waste, sewage, cotton, cloth, etc. तो वो सारे वेस्ट जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू डिकम्पोज हो सकते हैं, वो सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाते हैं। ये डिकम्पोज करता कौन है? दे आर डन बाय द सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स कौन होते हैं? Those can live on the dead and decaying material are known as saprophytes. ठीक है, तो हमारी नेचर में यदि कुछ भी चीज डिकम्पोज होनी है तो हमारे पास कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो इस काम को करते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो किसी भी पॉल्यूटेड प्लेस पर उग सकते हैं और वहां पर डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, जो ये मटेरियल डिकम्पोज हो जाएगा तो ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाएगा, और जो मटेरियल डिकम्पोज नहीं हो पाएगा वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाएगा। चलो अब जानते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में। These are those waste which cannot be broken down by the biological processes. Example, plastics, polythene bags, etc. तो नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से हो गए? जो किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं होंगे। This non-biodegradable waste creates environmental pollution. तो अब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिकम्पोज नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं कलेक्ट होते चले जाएंगे, सो इट कैन मेक द ह्यूज प्रॉब्लम ऑन द अर्थ। और बेसिकली आज भी जो हम लोग पॉल्यूशन फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, सो दैट्स व्हाई वी शुड बी मोर अवेयर अबाउट सच काइंड ऑफ सब्सटेंसेस। अब देखो ये इतनी सारी चीजें हैं तो वी शुड नॉट थ्रो इन द डस्टबिन। हमें जो इसमें से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो तो हमें डंप कर देना चाहिए, जहां पर भी यदि हमारा किचन एरिया है, गार्डन है, तो हम उसके लिए फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं। और जितना भी ये प्लास्टिक का मटेरियल है उसको भी हमें गार्बेज में नहीं डालना चाहिए, हमें उसको इकट्ठा करना चाहिए और उसको हमें सेल कर देना चाहिए। ये क्लॉथ बैग है, ये भी बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन यहाँ पर कुछ प्लास्टिक है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं। तो हमें क्या करना है, जितना भी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है हमें कोशिश करना है कि हम उनको कलेक्ट करें और उनको सेल कर दें। और जितना भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, यदि हमारे पास गार्डन एरियाज हैं तो हम उसको फर्टिलाइजर्स की तरह यूज कर सकते हैं, उनको डिकम्पोज करके हम मैन्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड देन वी कैन प्रोटेक्ट आवर अर्थ। अब जैसे कि ये वेस्ट है, दिस वेस्ट इज टू हॉरेबल फॉर आवर अर्थ, क्योंकि जो भी ये थर्माकोल से बना हुआ प्रोडक्ट होता है ना, तो ये वेस्ट होता है और ये जहां भी डंप किया जाता है ये उस एरिया की फर्टिलिटी को भी खत्म करता है। तो हमें इस तरह के जो थर्माकोल प्लेट्स होती हैं हमें इन्हें यूज करने से बचना चाहिए। इसके अलावा जो हमारी लीव्स की प्लेट्स बनी हुई आती हैं जिनको हम पहले जमाने में पत्तल बोला करते थे, तो हमें वो यूज करना चाहिए। अब जब हम इसके बारे में जान जाएंगे कि ये हमारी धरती के लिए हार्मफुल है, तो देन वी विल नॉट यूज फॉर आर ऑन पर्पसेस। अब जितना भी ये ई वेस्ट है, जस्ट कंटिन्यूअस वी आर यूजिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ मोबाइल्स, different kinds of gadgets, so they are also making the earth polluted. So we should try to sell all the things, we should not throw out from the houses, and we should make our earth clean. Now let's see about the
Important questions. What is the most common disposal method for waste? So, landfills. Landfills are the most common disposal method for waste. Why? Because these locations house dumped all types of refuse. तो पहला बेनिफिट तो ये हो गया कि ये ऐसी एरियाज में बनाया जाता है जहां हम हर तरह का कूड़ा डंप कर सकते हैं. Because they carry a number of risks such as hazardous, chemical runoff and odor emission. अब इन्हें हम एक अलग लैंड पर क्यों लोकेट कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हर तरह का कूड़ा गिरा जाएगा जिससे कि हमारे को हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है. जो केमिकल्स हैं वो पानी में मिक्स होकर इधर उधर जा सकते हैं, उनसे स्मेल आ सकती है. ठीक है, तो इसीलिए इनको शहर से दूर एक स्पेसिफिक एरिया में बनाया जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड सैनिटरी लैंडफिल्स. तो यहाँ पर सैनिटरी लैंडफिल्स बना दी जाती हैं जहां पर कुछ इस तरह के अरेंजमेंट्स भी किए जाते हैं जिनसे उन गार्बेज को रिसाइकिल भी किया जा सके. पहले चूज किया जा सके, अलग अलग चैम्बर्स उनको बना दिए जाते हैं जहां पर अलग अलग तरह का वेस्ट कलेक्ट करके उनको रिसाइकिल कर दिया जाता है. चलो नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ वेस्ट डिस्पोजल? The landfill is the most common and cheapest form of waste disposal. There are many environmental impacts potentially from landfills, including space issues, emissions, and leaching out, which is a toxic leak that could potentially contaminate groundwater. अब जो लैंडफिल है वो सबसे ज्यादा चीपेस्ट है क्योंकि यहाँ पर हमने किस तरह का अरेंजमेंट किया हुआ है. ये शहर से बाहर होते हैं और ऐसी लोकेलिटी में होते हैं जहां पर इन सभी कंडीशन से बचने की व्यवस्था की गई है. तो इसलिए लैंडफिल्स आर द चीपेस्ट वेस्ट डिस्पोजल मेथड. नेक्स्ट इज व्हाई इज रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक डिफिकल्ट? बिकॉज प्लास्टिक रेजिन हैज लिमिटेड वैल्यू एज अ कमोडिटी because its quality degrades every time when it is reheated. ठीक है, तो प्लास्टिक को रिसाइकिल करना हमारे लिए डिफिकल्ट क्यों होता है? क्योंकि जब एक बार प्लास्टिक अच्छी बन गई उसके बाद जब हम उसको दोबारा से यूज करेंगे तो हर बार उसकी क्वालिटी डिग्रेड होती चली जाएगी, रिड्यूस होती चली जाएगी. इसलिए एक अच्छी प्लास्टिक से बेहतर प्लास्टिक नहीं बन सकती है, थोड़ा खराब क्वालिटी की प्लास्टिक बनेगी जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है. दूसरा क्या रीजन है? Consequently, most plastic is only reprocessed once before it goes to a landfills. अब जो प्लास्टिक्स हैं वो एक ही बार अच्छे से प्रोसेस्ड हो सकती हैं लैंडफिल जाने से पहले. बार बार यदि हम यूज करते हैं तो उसकी क्वालिटी डिग्रेड होती चली जाती है. डाउनसाइक्लिंग इज अ मोर एक्यूरेट टर्म देन रिसाइक्लिंग. तो डाउनसाइक्लिंग मीन्स कि हम रिसाइकिल तो कर रहे हैं लेकिन हर बार के यूज के बाद वो प्लास्टिक की कंडीशन रिड्यूस होती चली जा रही है, डिग्रेड होती चली जा रही है. When it comes to plastic, none of these products are in turn recyclable. तो यदि हम केवल और केवल प्लास्टिक की बात सोचते हैं तो ये एक इस टाइप के प्रोडक्ट हैं कि वो एज इट इज रिसाइकिल नहीं हो सकते हैं. ऑलवेज इट विल डिग्रेड इन देयर क्वालिटीज. नेक्स्ट इज कन्वर्टिंग प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इनटू मैन्योर इज कॉल्ड. बताइए क्या हो सकता है? चलिए आंसर देखिए. So when we are converting waste into the manure, that process is known as composting. Next is municipal solid waste is commonly called. चलिए आंसर देखते हैं. It is garbage. जितना भी solid waste है उसको हम बोलते हैं garbage. State whether the statements given below are true or false. First is paper can be recycled to get useful products. Yes, it's true. Second, drains get clogged due to plastic thrown by us. Yes, it will 100% clogged. Clogged means क्या होता है? वो उसको रोक देगा यदि हम प्लास्टिक्स को ड्रेन्स में डालते हैं. It's true. Next is plastic give out harmful gases on heating or burning. Yes, plastics are really harmful for the air also. Next is red worms eat upon green leaves on trees and make compost. Yes. Next is plastics are eco-friendly? No, because it can be the cause of non-biodegradable garbage. So it's the time to know and to check the IQ level, how much you have grasped from my content. So get ready for the quiz. As your first question is, which of the following is true about wastes?
Option A, the apparent waste from one process becomes the input to another. Second, all processes of production and consumption produce waste. Third, there is no real waste in nature. Fourth, all of the above. अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें से ट्रू वेस्ट है। चलिए आंसर चेक कीजिए। So the answer is all of the above, as these all three can be the definition of waste, as the apparent waste from one process becomes the input to another. Second, all process of production and consumption produce waste. Third, there is no real waste in nature. Real waste नहीं है, यानी कि हम कोई भी एक प्रोसीजर यदि कंप्लीट कर रहे हैं तो उससे कोई ना कोई वेस्ट मटेरियल बनेगा ही, कुछ ना कुछ उसमें ऐसा होगा जो हमें जरूरत का नहीं होगा, तो वही वेस्ट बन जाता है। ठीक है ना, तो रियल वेस्ट तो कुछ भी नहीं है क्योंकि एक चीज दूसरे में कन्वर्ट हो रही है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज अ गुड वे ऑफ डीलिंग विद द सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम। सबसे अच्छा मेथड आपसे पूछा है। ए ऑप्शन रिसाइकलिंग, ऑप्शन बी लैंडफिलिंग, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इस तरह के क्वेश्चन आपको थोड़ा सोच समझकर आंसर करने चाहिए। चलिए चेक योर आंसर। रिसाइकलिंग, क्योंकि सबसे ज्यादा वही चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है जिसमें कि हम उसको दोबारा से यूज कर सकें और उसको वेस्ट की फॉर्म में कलेक्ट होने से बचा लें, क्योंकि जब वेस्ट कलेक्ट हो जाएगा तब तो हमें लैंडफिलिंग की तरफ ही जाना पड़ेगा, लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा मटेरियल को हम यूज करके फिर हम गार्बेज में करेंगे तो हमारे पास लैंडफिलिंग के लिए कम ही वेस्ट मटेरियल होगा। Next question is, which of the following statement is not true for plastic wastes? Option A, can be used to make compost. Option B, it lasts for a longer period of time. Option C, toxic fumes are produced when burnt. Option D, all of the above. एक ऐसा आपको इनमें से एक ऐसा स्टेटमेंट चूज करना है जो प्लास्टिक वेस्ट के लिए करेक्ट नहीं है। चलिए चेक योर आंसर। सो कैन बी यूज टू मेक कंपोस्ट, तो आपको पता है कि प्लास्टिक से कंपोस्ट नहीं बन सकता है। कंपोस्ट केवल हम उन्हीं चीजों से बना सकते हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं और कंपोजिटिंग के बाद वो मैन्योर में कन्वर्ट होकर प्लांट्स के लिए यूटिलाइज हो सकती हो। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल्ड मैनी टाइम्स। ऑप्शन ए वुड, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी ऑर्गेनिक मटेरियल्स। आपको इनमें से वो ऑप्शन चूज करना है जिसको हम बहुत बार रिसाइकिल करके यूज कर सकते हैं। चेक योर आंसर। यस, एल्यूमिनियम, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ मेटल और मेटल इतनी आसानी से डिग्रेड नहीं होता है। प्लास्टिक आपको बताया डिग्रेड हो जाएगी, वुड भी एक टाइम आने के ऊपर डिग्रेड होना शुरू कर देती है, और जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उनकी तो रिडक्शन कैपेसिटी बहुत ही कम होती है, लेकिन एल्यूमिनियम इज अ मेटल एंड इट कैन बी रिसाइकिल्ड मैनी टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लैंडफिल वेस्ट। ऑप्शन ए बायोगैस, ऑप्शन बी नेचुरल गैस, ऑप्शन सी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बताइए कौन सी गैस निकलेगी लैंडफिल वेस्ट से। चलिए चेक योर आंसर। यस, बायोगैस। जो भी हम लैंडफिल वेस्ट है उसमें से जो भी गैस निकलती है वो बायोगैस, यानी ये हमारे बर्नर्स को जलाने के लिए भी यूजफुल होती है। आपने गोबर गैस के बारे में सुना होगा, तो वहां भी एक बायोगैस बनती है, तो दैट कैन बी यूटिलाइज टू बर्न द थिंग्स एंड इट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस द एनर्जी। Next is, which of the following statements are the feature of zero waste management? Option A, separate collection of each kind. Option B, separation of garbage at the source. Option C, involvement of the community in all activities. Option D, all of the above. Zero waste management process आपको देखना है। So all of the above, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं सेपरेट कलेक्शन ऑफ ईच काइंड, यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो भी जीरो वेस्ट मैनेजमेंट होगा, क्योंकि हम अलग अलग चीजों को अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग जगह पर भेज देंगे जहां पर या तो वो रिसाइकिल हो जाएंगी
या वो डिकम्पोज होकर किसी भी और फॉर्मेशन में चेंज कर दी जाएंगी। दूसरा है सेपरेशन ऑफ गार्बेज एट द सोर्स। ठीक है, ये भी सेपरेशन ऑफ द गार्बेज हो गया। तो इस तरह से कहीं पर भी एक्यूमुलेशन नहीं होगा अलग अलग चीजों का। तीसरा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कम्युनिटी इन ऑल एक्टिविटीज। तो जितनी भी कम्युनिटीज हैं, जो भी कुछ है, जितने भी पीपल्स हैं, दे मस्ट बी द पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ क्लीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एड टू गार्बेज? ऑप्शन ए, wrapper of a biscuit pack. Option B, tin of a cold drink. Option C, syringe used by a doctor. Option D, all of these. अब आपसे केवल गार्बेज के बारे में पूछा है कि इनमें से आप किसे गार्बेज में डालेंगे। चलिए, चेक योर आंसर। So answer is all of these because these are the different kind of garbage, but it is a kind of garbage. Next is leaves falling from trees should be disposed by option A, burning. Option B, making compost by boiling and drying them. Option C, making compost by vermicomposting. Option D, any of these methods. So which is the best method to decompose the leaves? Check your answer. So the answer is making compost by vermicomposting. So what is vermicomposting? When we use the earthworm to decompose the materials in a fast procedure, that is known as vermicomposting. ठीक है, जैसे कि हम अर्थवॉर्म हैं, यदि हम उनको लीव्स के साथ में रखेंगे तो वो लीव्स को बहुत जल्दी से डिग्रेड कर देगा, डिकम्पोज कर देगा. So that process is known as vermicomposting. Next is 3R means. Option A, reduce, reuse and recycle. Option B, rain, reuse and recycle. Option C, rotting, reduce and reuse. Option D, recycle, rain and rotting. So the answer is option A, reduce, reuse and recycle. Now, next I am giving you different kind of matching. So you should be ready for all kind of questions. Here I have given column A is the landfill, B vermicomposting, C red worms, D recycling and E plastic. So now here you have to match landfill. Landfill means give out harmful gases on burning, yeah, form compost, making things from waste, land where garbage is thrown, method of preparing compost. तो थोड़ा सा आप देखिए इसको, लैंडफिल किससे जुड़ेगा? वर्मी कंपोस्टिंग, then the red worms and the recycling and the plastic. आई होप कि आपने सीक्वेंस लिख ली होगी. चलिए चेक योर सीक्वेंस. Yes, landfills means land where garbage is thrown. Vermicomposting means method of preparing compost. Red worms means form compost. Recycling means making useful things from waste. Plastic burning means gives out harmful gases on. ओके, so it was about the matching questions. किसी भी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, यदि आपको कंटेंट क्लियर है, then you will able to write the correct answer. So it was about the bad impact of human activities. So in my next video, I am going to explain you about the environmental problems. It is also very important topic for the class 10th. So don't miss, just you have to press the bell icon as you can get my updates. Have a nice day. Have a happy day. Bye bye.